अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं मर्गे तमन्ना की लेटेस्ट एपिसोड। रात सुनहरी सितारों का आंचल लहरा रही थी। कमर आहिस्ता रवी से रात की जमीन पे रक्स करता हुआ एक कोने से दूसरे कोने की जानिब भर रहा था। सिडनी की फिजाओं में हवा का मजाज बदल रहा था। सर्द हवाएं वापस अपने मुकाम को लौट रही थी, लेकिन जाने से पहले गर्म सांसें फिजा के दामन में बखेरना नहीं भूली थी। दावत खुश उस्लूबी से अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी। मेहमान रुखसत हो चुके थे। इस वक्त वो अपने कमरे में तन्हा बैठी गुजरे हुए वक्त को सोच रही थी। वो अकेली अपनी सोचों के संग बह रही थी कि इब्राहिम कॉफी के 2 मग उठाए मुस्कुराते हुए उनके पास आकर बैठ गए। ये लीजिए मादम, आपके लिए कॉफी हाजिर है। उनका अंदाज मामूल के बरअक्स था। शुक्रिया, मुझे इस वक्त शदीद तलब हो रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मग थाम लिया। लामिया और अजलान सबीन को छोड़ने गए हैं। वो अजलत में निकली थी, सो उन्हें फातिमा को बताने का कह गई थी। अच्छा है, हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर लेंगे। वैसे अकेले अकेले क्या सोचा जा रहा था? आज एक अरसे बाद उनके मजाज में खुशगवारी महसूस हुई, इसलिए वो बातें करना चाह रहे थे। कोई एक बात नहीं थी। सालों का हिसाब आंखों के सामने जमा होने लगा था। उन्होंने आहिस्तगी से कॉफी का घूंट लिया था। हिसाब किताब करते हुए ये याद रखिएगा कि आज खुशी का दिन है। वो अक्सर अपनी सोचों के सबब बीमार हो जाती थी, सो उन्होंने पहले ही याद दहानी करा दी। आपको याद है इब्राहिम, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था? उनकी बात पे वो सोच में पड़ गए। ऐसा कोई हादसा उन्हें याद नहीं आ रहा था। मुझे एक पल को लगा मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये एक जुमला उन्हें सब याद कराने के लिए काफी था। मेरे पेट में दर्द की शिद्दत हर उस दर्द पे भारी थी जो 9 माह मैंने महसूस की। मैंने होश से बेगाना होते हुए अपने पेट में बच्चे को आखिरी सांसें लेते हुए महसूस कर रही थी। ये जिक्र सालों पुराना था। फातिमा, आपको ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए। वो कॉफी का मग मेज पे रखते हुए उनकी जानिब रुख किए बैठ गए। उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें वक्त की कैद से खींच लाना चाहा। एम्बुलेंस आई, मुझे स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल लाया गया। मैं बेहोशी में सब महसूस कर रही थी। वो बोलते हुए रुकी तो एक लम्हे के लिए इब्राहिम दुरानी का दिल रुक सा गया था। क्या यहाँ कोई इंकशाफ होने वाला था? सालों बाद कोई राज खुलने वाला था? डॉक्टर ने कहा था मेरा बच्चा जिंदा होने की उम्मीद नहीं, और उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं भी जिंदा ना रहूं। उनकी आंख से एक आंसू टपका, जबकि उनके मुकाबिल बैठा इंसान साकत हो चुका था। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा था, लेकिन पेट का दर्द सबसे ज्यादा तकलीफ दे था। इससे ज्यादा तकलीफ वो डॉक्टर के अल्फाज थे। मुझे ये भी याद है डॉक्टर मुझे जिंदा रखने की 1000 कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं मर गई थी। मैं उस वक्त मर गई थी इब्राहिम, जब किसी ने कहा बच्चा मर चुका है। असदहा इब्राहिम दुरानी को डंक मार चुका था। वो खामोश थे। अब बोलने को क्या रह गया था? वो सालों जिस राज को छुपाते रहे, वो राज तो कभी था नहीं। वो खुली किताब के हरूफ पे पर्दा डालते रहे। वो खामोश थे। अब बोलने को क्या रह गया था? वो सालों जिस राज को छुपाते रहे, वो राज तो कभी था नहीं। वो खुली किताब के हरूफ पे पर्दा डालते रहे, ये जाने बगैर कि इन हरूफ की रकम वो ही थे। वो उन्हें जिस तकलीफ से बचाने में मगन रहे, वो तकलीफ तो उसके वजूद में नासूर की तरह पक रही थी, और वो समझते रहे वो उनके साथ खुश नहीं। माजी के झरोकों में किसी हसीना की तरह सजी संवरी बैठी हैं। वहां मैंने होश खो दिया था। अब होश में रहकर क्या हासिल होना था?
जो कुलकारियां, रोने की आवाजें सुनने के लिए 9 माह इंतजार किया था, वो आखिरी लम्हे में एक झटके में मुझसे छीन ली गई थी। मैं एक लम्हे में उजाड़ दी गई थी। ये दर्द सहने से मर जाना आसान था। सो मरने की सब दुआएं हवा से बेगानगी के दौरान मैं मांग चुकी थी। कमरे में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उनको तसल्ली दे सकें, अपने पहलू में कांपते वजूद को साथ लगाकर हौसले की गर्मी दें। वो खुद उस लम्हे दोबारा टूटे और बिखर के रह गए थे। मैं न जाने कितने दिनों बाद होश में आई, हालांकि मैं नहीं आना चाहती थी। हाँ इब्राहिम, मुझे आपसे ज्यादा वो बच्चा अजीज था जिसे मैं खो चुकी थी। मुझे आपके लम्स से ज्यादा वो बच्चा प्यारा था जो गोद में आने से पहले छिन गया था। आंखें खोलते हुए मैंने जो तकलीफ महसूस की थी, उसका जरा भी मैं दोबारा महसूस नहीं कर सकूंगी। मैं मर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पहलू में रखा नन्हा सा वजूद मुझे जिंदगी दे गया। अब की बार रोते हुए चेहरा उनकी जाने मुड़ा था। वो भी बेआवाज रो रहे थे। वो कुर्ब के लम्हात दोबारा से आंखों के सामने लहराने लगे थे। मुबारक हो फातिमा, बेटी हुई है, यही कहा था ना आपने। और मैं बिलक बिलक कर रो दी थी। वो दोनों अब भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। मैं जानती थी मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन उस लम्हे ये भी जान गई कि एक इब्राहिम मेरी आस में जिंदा है। मैं मरूंगी तो वो भी मर जाएगा। उन्होंने जब्त करते हुए दूसरा हाथ उनके हाथ पे रखा। मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ मुझ पे कयामत गुजर चुकी है, लेकिन मुझे डर था ये भरम टूटा तो मेरे साथ आप भी टूट जाएंगे। मैं आपके लिए जिंदा रहने पे मजबूर हुई, लेकिन जब मेरे पहलू से रोने की आवाज बुलंद हुई तो मैं आपको भी भूल गई। फातिमा इब्राहिम को भूल गई। मेरी दुनिया बदल गई। वो बच्ची मुझे अपनी माँ मान गई और तब ही मैं जान गई अब फातिमा 2 हिस्सों में बट गई है। बस कर दें फातिमा, अब क्या हासिल। उन्होंने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। मैं ये सब दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उस मर्द के ज़र्फ को सलाम करना भी वाजिब था जिसने एक अधूरी औरत के सर से अपनी जवानी वार दी थी। लंबी चौड़ी जायदाद होते हुए भी वारिस की ख्वाहिश में इस मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ा जिसका दावा लाउबाली में किया था। एक वादे पे मर मिटे। क्या मिला आपको? वो रोते हुए उनके सीने से लग गई। मेरे लिए हमेशा से अव्वलीन आप रही हैं। मैं मानता हूँ मैं लामिया को आप जैसी मोहब्बत नहीं दे सका, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं कर सका। वो मेरे हजार रोकने के बावजूद मेरे दिल के कोनों खुदरों में छुपी रही। आप ही की बातों के बाद हमेशा उसे निकालने की कोशिश की और वो हमेशा इसी शिद्दत से अपनी जगह मजीद वसी करती गई। मैं आप जैसा इजहार करना नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ लामिया मेरे लिए भी खास है और इसके वजूद ने मेरी हर तिश्ना ख्वाहिश को दबा के रखा, मुझे मुकम्मल होने का एहसास दिलाया। वो सीने से लगे वजूद को मजीद खुद में समेट चुके थे। वो उस औरत के मजीद कर्जदार हो गए थे। मैंने अब एक फैसला किया है। वो खुद को संभाल चुकी थी। कैसा फैसला? वो फौरन बोले। मैं लामिया को जिस मुकाम पे देखना चाहती थी वहाँ वो है। उसका मुस्तकबिल रोशन है और अब अनकरीब उसकी शादी भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ शादी के बाद उसे ये सारी हकीकत बता दूं। आवाज दोबारा से भर आई। आप ऐसा नहीं करेंगी, वो बहुत हसास है, टूट जाएगी, ये उसके साथ जुल्म होगा। उन्होंने फातिमा को बाज रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे तैबा आपा के रहमो करम पे भी नहीं छोड़ सकती। उन्होंने फैसले की वजह बताई। आपा ऐसा कुछ नहीं करेंगी, तुम यकीन रखो। मैं उनकी फितरत से वाकिफ हूँ इब्राहिम। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया और अब तो वो लामिया को पसंद करने लगी हैं। वो हर मुमकिन हद तक उन्हें बाज रखना चाह रहे थे। मैं जानती हूँ आप उन्हें कैसे मना करते आए हैं। वो तंजन मुस्कुराई। वो वाकई लामिया को पसंद करने लगी है, लेकिन कब ये पसंदीदगी बदल जाए कुछ कह नहीं सकते और मैं लामिया के सर पे कोई तलवार लटकती नहीं छोड़ना चाहती। वो अब खुद को मुकम्मल संभाल चुकी थी। इससे लामिया और अजलान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। उन्होंने एक और वजह बताई। अजलान ऐसा नहीं है, मुझे उस पर यकीन है। वो मुत्तमिन थी। फातिमा ये सब बताने से लामिया टूट जाएगी। आप क्यों उसकी खुशियों की दुश्मन बन रही हैं? वो हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी जिससे इब्राहिम की बातों से झलकता यकीन उनके इरादों को डगमगा रहा था।
کتنے ہی لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کافی شاپ میں اس وقت معمول سے زیادہ رش تھا۔ یہاں کی کافی لامیا کو بے انتہا پسند تھی اور اذلان اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا خوب جانتا تھا۔ وہ دونوں سبین کو چھوڑ کر اس طرف چلے آئے تھے۔ سبین نے ہزار کوشش کی کہ کسی طرح وہ بھی ساتھ چل سکے، لیکن اذلان نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ آج کی کافی کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ اس کی خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اس کی پسندیدگی کا اندازہ تھا، لیکن چاہت کی شدت سے ناواقف تھی۔ محبتوں کا امین ہونا کس قدر خوبصورت جذبہ ہے، یہ اسے آج کے دن خوب پتہ چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھنا کیسا حسین احساس تھا۔ کیوں؟ آج کی کافی تم اپنے ہاتھوں سے بنانے والے ہوگی؟ وہ اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہتی تھی، سو ہاتھ چھڑا کر ایک میز کی جانب بڑھ گئی۔ کیا یہ فرمائش ہے؟ وہ تو جیسے تیار تھا اور اس کی بات پہ وہ حیران رہ گئی۔ نہیں کوئی فرمائش نہیں ہے، یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اسے پکڑ کر واپس میز تک لائی۔ مجھے تمہارے لیے کچھ اسپیشل کرنا ہے لامیا، وہ بضد ہوا۔ تم نے آج جو کیا وہ اسپیشل ہی تھا۔ وہ اسے ٹال رہی تھی۔ اسے اپنا مرکز نگاہ ہونا کبھی پسند نہیں رہا تھا اور وہ اتنا ہی اپنے جذبوں کے اظہار کا شدائی تھا۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے ہوئے تھی کہ مبادا وہ اٹھ کر چل نہ پڑے، اور یوں ہی ہاتھ پکڑے پکڑے کافی کا آرڈر کیا۔ اچھا یار چھوڑو تو، کچھ نہیں کرتا، اور ویسے بھی یہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے بار بار یقین دلانے پہ لامیا نے اس کا ہاتھ چھوڑا، لیکن نگاہیں اسی پہ مرکوز رکھی۔ ایسی نگرانی شادی کے بعد کرنی ہوئی بہت اچھی لوگوں کی۔ وہ میز پہ بازو ٹکاتے ہوئے اس کی جانب جھکا۔ اس کا اشارہ اس کی سنہری آنکھوں کی جانب تھا۔ اتنی خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا، وہ میں نے خیزی سے بولا، تم ابھی میری ذات پہ کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہ دیکھو میری انگلی ابھی تک خالی ہے، اس لیے دوستی کا رشتہ نبھانے میں ہی عافیت ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی اس کے سامنے لہراتے ہوئے وہ شرارت سے بولی، میں رشتوں کے دنیاوی تقاضوں کا شدید منکر ہوں۔ میں اس دل کی سنتا ہوں اور اسی کی مانتا ہوں۔ میرے نزدیک سب سے پائیدار رشتہ محبت ہے، جس کی کلی دل کی بنجر زمین میں کھل جائے تو انسان حق کی جنگ بڑے آرام سے جیت جاتا ہے۔ اس نے لامیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جذب کے عالم میں کہا، اور خالی ہاتھ تو صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے محبت ہو جائے تو دو بول کہہ کر اپنا بنا لینا چاہیے، لیکن اگر تمہارے نزدیک ہاتھ کی تیسری انگلی ہی جگمگاتا ہیرا میرے حق کی ضمانت ہے تو یہ خواہش ابھی پوری کر دیتا ہوں۔ اس کی نگاہیں خالی انگلی سے ہٹ کر کوٹ کی جیب میں گئی اور چند لمحوں میں جگمگ کرتی انگوٹھی ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی۔ وہ مسلسل انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، جس کے دائرے پہ چھوٹے چھوٹے گول ہیرے چمک رہے تھے اور درمیان میں زرکون کا نیلا پتھر تھا۔ وہ زیورات کی شوقین نہیں تھی، لیکن وہ مانتی تھی اس سے پہلے اس کا دل کسی ایسی چیز کی جانب کھنچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہاتھ بڑھائے منتظر تھا کہ وہ اس کو اپنا ہاتھ تھمائے تاکہ وہ حقوق کی مہر ثبت کر سکے۔ اذلان، ہم اس سب کا اختیار اپنے بڑوں کو سونپ چکے ہیں، اس نے حجت پیش کی۔ وہ سب الگ ہوگا، یہ میری طرف سے خاص تمہارے لیے ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے منگنی کے دن پہننا چاہوں گی۔ اس پل واقعی اس کا دل چاہا تھا کہ یہی انگوٹھی ان کے نئے رشتے کی بنیاد ہو۔ لامیا، میں اسے اپنی محبت کا امین بنانا چاہتا ہوں۔ یہ اس لمحے کی نشانی ہوگی جب میری محبت نے تمہارے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا، جب تم نے اس کافی ہاؤس میں میرے جذبات کی سچائی کو تسلیم کیا۔ اب بات روایات کی نہیں تھی، اس احساس کی تھی جس کا گواہ سارا ماحول تھا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اور انگوٹھی چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھ کو روشن کرنے لگی تھی۔ گھر چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ لامیا کو ماما کی فکر ہوئی۔ وہ کافی شاپ سے نکلے اور یوں ہی سڑک پر چل دیے۔ تم بہت بیوقوف ہو لامیا، ایسے لمحات میں گھر جانے کی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک خوف تم میرے ہاتھ سے باندھ چکے ہو اور دوسرا ڈھلتی رات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اس پہ متضاد تم مجھے بے وقوفی کا میڈل دے رہے ہو۔ یہ خوف نہیں ہے لامیا، میری محبت ہے۔ وہ اس کی بات پہ دکھی ہوا۔ لیکن میں ماما کو کیا بتاؤں گی؟
वो कह नहीं सकी कि पुप्पो से खौफजदा हूँ। अभी एक सरप्राइज बाकी था, लेकिन अगर तुम कहती हो तो वापस चलते हैं। उसकी बात को नजरअंदाज किए वापसी के लिए चल पड़ा। कैसा सरप्राइज? उसका चौंकना फितरी बात थी। रात बहुत हो रही है, वापस चलो। उसकी ड्रामाबाजी अरूज पे थी। अजलान रुको। उसने जल्दी से भागकर उसका रास्ता रोका। मुझे बताओ क्या सरप्राइज है? तजस्सुस बर्दाश्त करना उसके लिए हमेशा से बहुत मुश्किल रहा। वो नीचे दरिया की जानिब देखो। वो फौरन संगलाख जंगले तक आया। क्या है वहां? वो उसकी पैरवी करते हुए बुर्ज से नीचे देखने लगी। मुझे पानी के संग बहना बहुत पसंद है और शायद तुम्हें भी। मतलब? वो नासमझी से उसे देखने लगी। ये देखो। उसने जेब से 2 टिकट्स निकाल कर उसके सामने लहराई। मैंने फेरी टूर के टिकट कंफर्म करवाए हैं। ये भी यकीनन आज के दिन की खुशी में होगा। लामिया ने उसके हाथ से टिकट लेते हुए पूछा। उसने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। चलोगी मेरे साथ? आंखों में आस के हजारों दिए रोशन थे। तुमने इनकार की कोई वजह ही नहीं छोड़ी। उसे मध्यम रोशनियां पसंद नहीं थी और अपने पसंदीदा इंसान की आंखों के चिराग कैसे बुझा देती। उसने मुस्कुराकर लामिया का बायां हाथ पकड़ा, जिसकी जीनत उसकी पहनाई गई अंगूठी बढ़ा रही थी। वो दोनों हाथ में हाथ डाले एक साथ चलते हुए रात के वसी दामन में गुम होते जा रहे थे। एक नया दिन बाजारे हुस्न के झरोकों पे दस्तक दे रहा था। रात की बेदारी से थका हारा मोहल्ला नींद की गहराइयों में डूबा हुआ था। वहां सिर्फ चंद मनचले परिंदे सुबह को खुश आमदीद कहते हुए चहचहा रहे थे। अपनी इस नाकदरी पे रोशन सवेरा पेचोताप खा कर रह गया। वो एक रोशनदान खोले खिड़की से सर टकाए आंखों में उम्मीद लिए कितनी ही देर से खड़ी थी। अब उसकी टांगें थकने लगी थी, लेकिन निगाहें गली के आगाज की जानिब पहली सी ताजगी से देख रही थी। वो मुंतजिर थी और तब तक इंतजार की डोर थामे रहना चाहती थी जब तक डोर कट ना जाए। उसने दिन निकलने का इंतजार नहीं किया और लाली को दिल की बेचैनियों का इलाज ढूंढने के लिए रवाना कर दिया। रात की दीवानी राहों में अकेले जंग लड़ना उसके लिए महाल होता जा रहा था। नैनतारा की करख्त फितरत अपनी ही बेटी के सामने हारती जा रही थी और वो जानती थी ज्यादा अरसा नैनतारा को रोका नहीं जा सकता। वो उसे जेर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। अभी तक राशि उसके हाथों से माल वसूल कर रहा था, लेकिन बची हुई रकम भी अब खत्म होने लगी थी। सारी जिंदगी भी यूं खड़ी रहो तो कुछ हासिल नहीं होगा। एक पल को उसे लगा नैनतारा की आवाज उसके हवासों पे इस कदर सवार है कि उसकी गैर मौजूदगी में भी सुनाई दे रही है, लेकिन कदमों की आवाज ख्याल की तरदीद कर रही थी। और मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम गलत साबित हो जाओगी। वो बिना मुड़े पुर यकीन लहजे में बोली। वो खुद अपने यकीन पे हैरान थी जो बिना किसी उम्मीद के उसके वजूद में पल रहा था। कभी कभार मुझे तुम पे तरस आता है, एक ऐसे आदमी के लिए खुद को गिनवा रही हो जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं, उसके लिए अपनों से जंग मोल ले रही हो जिसके ख्यालों में तुम्हारा गुजर नहीं। तुम एक तवाइफ हो नैनतारा, तुम वक्त गुजारने का समा तो हो सकती हो, सेज पर सजाने वाला गुलाब नहीं। तुम्हारा हुस्न दिल लगी पे मजबूर तो कर सकता है, लेकिन कागज के 2 टुकड़ों पे रकम होकर किसी रिश्ते में नहीं बांध सकता। तुम चंद लम्हों में पिघल जाने वाली मोमबत्ती हो और ख्वाहिश है किसी आंगन का चिराग बनने की। तुम बाजारे हुस्न का झूमर हो, कैसे किसी के सर का ताज बन सकती हो। अपनी हकीकत जान लो नैनतारा, तुम नैनतारा और राशि की बेटी हो। तुम कंवल हो, यहाँ के गंध में ही रहना ही तुम्हारा मुकद्दर है। कोई चंबेली बनने की कोशिश में अपने असल से भाग रही हो। मेरी बात मान लो और इन कोशिशों से जान छुड़ा लो जो तुम्हें इस जोहर में भी न रहने दे। नैनतारा जिस कदर जहर उगल सकती थी उगल रही थी। उसकी जुबान से निकला एक एक लफ्ज उसके तन बदन को जला के राख कर गया। दुनिया की निगाहें उसके जिस्म को छिलनी करती गई, लेकिन सामने खड़ी माँ के जुमले उसके रूह को छिलनी कर गए। वो औरत होकर औरत की तजलील कर रही थी। वो नैनतारा की बेटी थी और उसका क्या कसूर? वो कैसे गलत हो सकती थी? गलत, गलीस और मुकरू उन्हें होना चाहिए जिनकी बदौलत वो तवाइफ थी। इन रोशन सुबह के शुरफा को होना चाहिए जिनकी बदौलत वो रात को ग्रहण ज़दा चांद बनने पे मजबूर थी। वो बद किरदार थी तो उसके पास आने वाला शख्स शरीफ कैसे हो सकता था? वो बदबू थी तो उसे छूने की ख्वाहिश करने वाले खुशबूदार कैसे हो सकते थे?
वो कंवल थी। तो यहाँ आने वाला हर इंसान गंदा तालाब, लेकिन फिर वो अपने घर के मुकद्दस वजूद का तमन्नाई क्यों था? उसके इर्द गिर्द सवाल ही सवाल थे। उसके सामने खड़ी माँ की आंखों में उसके लिए तमस्खर था। उसकी रूह पे बुर्छियां चल रही थी, लेकिन वो खामोश थी। अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास एक लफ्ज नहीं था। वो ये नहीं कह सकी कि बुरी जगह पे रहने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता। वो उन्हें नहीं बता पाई कि रहाइश दिली जज्बों का पैमाना नहीं बदल सकती। वो खामोशी से वहां से हट जाने वाली थी जब सीढ़ियों पे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। इन दोनों ने बैक वक्त उस जानिब देखा और दोनों की उम्मीद के मुताबिक वहां लाली खड़ा था। क्या खबर लाए हो? वो आ रहा है। उससे निकाह करने या बिना किसी ताल्लुक के तुम्हारे हाथों में तलाक बुझवा दी है। नैन तारा के नश्तर अभी शायद बाकी थे। वो जी, मैं तो अपने किसी काम से गया था। लाली नैन तारा का भरम ना रखता तो किसका रखता? हा हा हा, नैन तारा का कहका नहायत बुद्धा था। कर ले उसकी तरफदारियां। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन तेरा अंजाम मैं सोच चुकी हूँ। ये जो तू कबूतर बना हुआ है ना, तेरे अंदर का डाकिया कुचल कर पर कटा कर कबूतर न बनाया तो मेरा नाम भी नैन तारा नहीं। वो उसको गुस्से से देखती आगे बढ़ गई। और हाँ, तुम भी तैयारी पकड़ लो। ये इशारा नाज नैन के लिए था। नाज नैन आम वक्तों में इस धमकी का जरा भी असर ना लेती, लेकिन उसने नैन तारा को राशि के कमरे की सिमत जाता देख लिया था। वो राशि जिसे वो अपनी नाक पे बैठने वाली मक्खी से ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। इस वक्त जब सब सोए हुए होते, उसका राशि के कमरे में जाना वो बखूबी समझ रही थी। यानी महाज खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तुम बताओ लाली, कोई जिंदगी की नवीद लाए हो? वो रोशनदान की दीवार को सहारे के लिए पकड़े हुए बोली। वहां अब भी ताला लगा हुआ है। उसके लहजे में नाज नैन से ज्यादा दुख था। नाज नैन से ज्यादा उसका दर्द महसूस करने वाला वही था। किसी आस पड़ोस से पूछना था, शायद वो किसी वक्त वहां आता हो। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उसे भूल गया हो। वो उसे धोखा करके आधे रास्ते में छोड़ गया होगा। मैंने वहां के चौकीदार से पूछा था, उसने भी ये बताया कि बहुत दिनों से वो वहां नहीं आया। लाली के बस में होता तो वो जादू की छड़ी घुमाकर उसे नाज नैन के सामने खड़ा कर देता, लेकिन उसके बस में ही कुछ नहीं था। अब क्या होगा लाली? नैन तारा अब चुप नहीं बैठेगी। वो आने वाले दिनों का मंजर सोच चुकी थी। तुम बताओ लाली, कोई जिंदगी की नवीद लाए हो? वो रोशनदान की दीवार को सहारे के लिए पकड़ते हुए बोली। वहां अब भी ताला लगा हुआ है। उसके लहजे में नाज नैन से ज्यादा दुख था। नाज नैन से ज्यादा उसका दर्द महसूस करने वाला वही था। किसी आस पड़ोस से पूछना था, शायद वो किसी वक्त वहां आता हो। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उसे भूल गया हो। उससे धोखा करके आधे रास्ते में छोड़ गया होगा। मैंने वहां के चौकीदार से पूछा था, उसने भी ये बताया कि बहुत दिनों से वो वहां नहीं आया। लाली के बस में होता तो वो जादू की छड़ी घुमाकर उसे नाज नैन के सामने खड़ा कर देता, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। अब क्या होगा लाली? नैन तारा अब चुप नहीं बैठेगी। वो आने वाले दिनों का मंजर सोच चुकी थी। लाली, तुझ पे वारी, तुझ पे कुर्बान। मेरे होते नैन तारा तुझ पे कुछ नहीं कह सकती। वो आगे बढ़कर उसके बिखरे बालों को कानों के पीछे अरसते हुए बोला, कोई हल बता लाली, कोई तरकीब लड़ा। तू अभी कमरे में चल के बैठ, सारी रात की जागी हुई है, क्यों खुद को हलकान करती है? मैं कुछ सोचता हूँ, कोई ना कोई हल निकल आएगा। वो उसे पकड़कर वहां से चल दिया, लेकिन नाज नैन का ध्यान नैन तारा की जानिब था। ना जाने नैन तारा राशि को क्या कहकर गई होगी। आज ना जाने कितने अरसे बाद वो अकबी बाग में आकर बैठी थी। उनका जी अब भी कमरे में बाहर आने का नहीं था, लेकिन गुल के इसरार पे आ गई थी। उनके तख्त के सामने काफी औरतें परेशान हाल चेहरा लिए बैठी थी। उस पल उन्हें अपने गुज़श्ता अमल पे बहुत अफसोस हुआ और वो जानती थी रोजाना औरतें हवेली में आती और उनका इंतजार करते हुए वापस चल जाती, लेकिन वजूद में न जाने कैसी तलक थी जो तन्हाई की तमन्नाई था। बीबी जान, आज आंखों की ठंडक मिली है। हमसे क्या खता हो गई जो आज ना जाने कितने अरसे बाद वो अकबी बाग में आकर बैठी थी। उनका जी अब भी कमरे से बाहर आने का नहीं था, लेकिन गुल के इसरार पे आ गई थी। उनके तख्त के सामने काफी औरतें परेशान हाल चेहरा लिए बैठी थी। उस पल उन्हें अपने गुज़श्ता अमल पे बहुत अफसोस हुआ
اور وہ جانتی تھی روزانہ عورتیں حویلی میں آتی اور ان کا انتظار کرتے ہوئے واپس چل جاتی، لیکن وجود میں نہ جانے کیسی تلخی تھی جو تنہائی کی تمنائی تھا۔ بی بی جان، آج آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے۔ ہم سے کیا خطا ہو گئی جو آپ ہم سے ناراض ہیں؟ ہم غریبوں سے ناراضی ختم کر دیں۔ ان کے آتے ہی عورتیں ان کی جانب لپک کر آئی۔ ارے بیٹھ جاؤ سب، میں ناراض نہیں ہوں۔ انہوں نے سب کو تسلی دیتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا۔ بی بی جان، ہم روز حویلی آتے ہیں اور آپ کا انتظار کر کے خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ ایک کونے سے شکوہ آیا اور اس شکوے نے انہیں مزید پشیمان کر دیا۔ بس تھوڑی طبیعت ناساز تھی، ان کو تسلی کا کچھ کہنا تھا، سو یہی بہانہ سوجا۔ اللہ جی آپ پہ لاکھ لاکھ کرم کرے، آپ کی سب پریشانیاں دور کرے۔ وہ جھولی اٹھا اٹھا کر دعائیں دینے لگی۔ ارے تم بھی آئی ہو، اب کیسا ہے تمہارا شوہر؟ انہیں ایک چہرہ دیکھ کر یاد آیا کہ اس لڑکی نے کچھ ماہ پہلے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی۔ جی بی بی جی، آپ کی وجہ سے میری زندگی میں سکون آ گیا، ورنہ اس کی مار سہ سہ کر میں ادموئی ہو گئی تھی۔ عبد الودود صاحب نے اپنے ڈیرے پہ قید میں رکھا اور خوب شترول بھی کی تھی۔ اب تو اونچی آواز سے گھر میں بولتا بھی نہیں، بلکہ مجھے بار بار کہتا ہے بی بی سے اب میری شکایت نہ کرنا۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے سے بھی اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ انہیں پتا ہے عورت کمزور ہے، اس لیے ظلم کرتے ہیں۔ چھوٹے صاحب کا ڈنڈا چلا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ایک اور عورت نے کھل کر رائے دی تو سب کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ نے ماحول خوشگوار کر دیا۔ بی بی جی، نور بھی نظر نہیں آ رہی؟ یہ بری عورت سالوں سے ان کے پاس آ رہی تھی، سو حویلی والوں سے خاص انسیت تھی۔ یہی کہیں ہوگی۔ انہیں اچانک ادراک ہوا ان چند دنوں میں اس کے دکھ میں گھلتے ہوئے وہ کتنا تنہا کر گئی تھی۔ کتنے ہی دن ہو گئے انہوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ گل، جاؤ ذرا نوری کو بلا لاؤ۔ خیال آنے پہ انہوں نے دیر نہیں کی اور گل کو اسے بلانے بھیج دیا۔ وہاں موجود عورتیں باری باری اپنے مسائل بیان کرنے لگی تو ان کا مکمل دھیان اس جانب ہو گیا، جب اچانک انہیں گل بدحواسی سے بھاگتی ہوئی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ گل ان کے کان کے قریب ہوئی اور اس کے ساتھ مدھم آواز میں ہونے والا مکالمہ ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ان سب کو رخصت کرو اور یوسف کو کہو گاڑی نکالے۔ وہ اپنی چادر سنبھالتی عجلت میں اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں بیٹھے ہوئے وہ ارد گرد سے بے خبر تھی۔ وہ کبھی حویلی اور حویلی والوں سے اس قدر بے خبر نہیں رہی تھی۔ سالوں پہلے اسی بے خبری کے باعث بہت بڑا نقصان اٹھا چکی تھی۔ ماضی کے غم میں اس قدر ڈوبی رہی کہ حال کی خبر نہ ہوئی۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ حضور نے حویلی ان کے سپرد کر رکھی تھی اور وہ اس ذمہ داری میں کوتاہی کر جاتی تھی۔ بی جان، ان کے پہلو سے بلند ہوتا خوفزدہ لہجہ خاموشی میں ارتعاش پیدا کر گیا تھا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی شیما۔ میں اپنے خود ساختہ غم منانے اور چھلنی روح پہ پیوند لگانے میں مگن تھی، لیکن مجھے یہی امید تھی کہ میری غیر موجودگی میں تم سب سے اچھے سے دیکھ لو گی۔ اب بتاؤ اس سب کے متعلق حضور کو کیسے بتاؤں گی؟ کیسے کہوں گی کہ میری غیر ذمہ داری کے باعث ایک بار پھر مشکل آن پڑی ہے؟ کیسے سہ پاؤں گی؟ وہ نظریں جن میں واضح درج ہوگا کہ پورا علاقہ سنبھالنے والے کی بیوی ایک حویلی نہیں سنبھال سکتی۔ ان کے مدھم لہجے میں بے پناہ بے انتہا دکھ تھا۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ معاملہ اس قدر بگڑ جائے گا۔ وہ اس قدر بے بسی محسوس کر رہی تھی کہ جی چاہ رہا تھا یہی رونے لگ جائے۔ تمہیں پہلے دن ہی مجھے سب بتا دینا چاہیے تھا۔ ان کی نگاہیں آئی سی یو کے باہر ساکت کھڑی نوری پہ مرکوز تھی۔ آپ بہت پریشان تھی، مزید دکھ دینے کا حوصلہ نہیں تھا، اور میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں بی جان، اس معاملے میں ذرا بے احتیاطی نہیں کی۔ میں نے ہر ممکن حد تک حور کا خیال رکھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اب ایک دم طبیعت ایسی بگڑی آپ کو بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں بولی، مجھے تم پہ پورا یقین ہے شیما، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم حویلی کا برا سوچو گی، لیکن یہ ڈر مجھے سکون نہیں لینے دے رہا کہ حضور کی نظروں میں تم مجرم بن جاؤ گی، تمہاری سالوں کی محنت اس ایک غلطی کے باعث اکارت نہ چلی جائے۔
सालों का साथ था, अब भी यकीन ना आता तो कब आता। मुझे बस आपका यकीन चाहिए बीजान, बाकी सब मैं देख लूंगी। उन्होंने मोहब्बत से माँ जैसी खाला के हाथ थाम लिए। मुझे इस लड़की का गम मार डालेगा शिमा। इनकी निगाहों के ताकुब में देखते हुए वो ठंडी सांस भर के रह गई। अल्लाह जी आपको लंबी उम्र से नवाजे और आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। इंशाल्लाह आप नूर की खुशियां देखेंगी। इंशाल्लाह। ये डॉक्टर कब तक कुछ बताएगा? ज्यादा देर होने की सूरत में हवेली में इतला देनी होगी। वो जब से आए थे डॉक्टर उन्हें कुछ बताने की बजाय अपनी ही भाग दौड़ में मसरूफ थे। ये बात मुझे भी परेशान कर रही है। उनके उठने और कुछ पता करने से पहले डॉक्टर उन्हें अपनी जानिब आता नजर आया तो वो दोनों मुतवज्जा हुई। सब खैर है ना डॉक्टर? फिल वक्त तो उनकी तबीयत संभल चुकी है, लेकिन हमें कुछ शक है तो इसके लिए हमने उनके टेस्ट ले लिए हैं। डॉक्टर उनके मुतालिक अच्छे से आगाह था, सो उन्हें मुकम्मल तफसील बता रहा था। कोई ज्यादा गंभीर मसला तो नहीं है? डॉक्टर के अंदाज से उन्हें तशवीश हुई। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते और इस सब में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अभी आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद बाकी मामलात जल्द तय होंगे। नूरी, वो उसके पीछे जा खड़ी हुई थी। उनकी आवाज सुनकर उसने कोई रद्दे अमल नहीं दिया, लेकिन दरवाजे पे टिका सर उठाया था। हूर अब ठीक है और डॉक्टर ने घर ले जाने की इजाजत भी दे दी है। उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए दिलासा देना चाहा। मतलब कि एक बार फिर बच गई। उसका अंदाज इस कदर अजीब था कि उनका दिलासा देता हाथ साकत रह गया। क्या हो गया है नूर? ऐसे क्यों कह रही हो? उसका पत्थर लहजा उन्हें डराने को काफी था। ये इतना कुछ सह कर भी जिंदा क्यों है? क्यों बार बार जिंदगी की जानिब वापस लौट आती हैं? यहाँ किसी को उनकी जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं समझ लेती? उन्हें बताइए ना बड़ी अम्मी कि इनका जिंदगी पे कोई हक नहीं। जिस इंसान के लिए सांसों का बोझ उठा रही हैं उसे कोई परवाह नहीं है। क्यों खुद को और मुझे थका रही हैं? उसका लहजा हद दर्जा मुतवाजन, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे नहीं कहते मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हैं। उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। उसके आंसू उनसे भला कब बर्दाश्त होते थे? अल्लाह से अच्छा गुमान है बरी अम्मी, लेकिन उसके बंदे बहुत जालिम हैं। देखिए ना इस औरत को, देखिए। एक अमीर मर्द ने अपनी मर्दानगी की भेंट चढ़ा दिया, लेकिन इस मर्द से पूछने वाला कोई नहीं। जिंदगी जो रब की अमानत है उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी ने इसे सरजनिश तक नहीं की और ये सब चलता रहेगा। वो इंसान एक बेबस वजूद पे जुल्म करता रहेगा और हम सब तमाशाई बने ये सब होता देखते रहेंगे। तो इस सब से अच्छा नहीं कि सब ताल्लुक खत्म हो जाएं। मेरा बेमोल वजूद और जमाने का डर दुनिया का बंधन तोड़ने नहीं देता, तो सांसों का बंधन ही टूट जाए। किसी तरह तो ये तमाशा रुके। उसका जब्त जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। नूरुल ऐन कितनी बेबसी थी, माँ को बचा नहीं पाई। वो कितनी बदकिस्मत थी, हुरुल ऐन की मौत की तमन्नाई थी। मैं तुमसे वादा करती हूँ नूरी, अब की बार ऐसा नहीं होगा। उनके वजूद में बेचैनी मजीद भरी। इंसाफ की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद नूरी की नजर में वो लोग कसूरवार थे। गुल हुरुल ऐन को व्हील चेयर पे बैठाए उनके करीब आई तो बातों का सिलसिला रोकते हुए उन्होंने बाहर का रुख किया। नूर के कदमों की रफ्तार उन सब से ज्यादा थी। शायद आंसू छुपाना मकसूद था। शाम ढलने में वक्त था। ऊपर पे सूरज अलविदाई सुस्त रंगी किरणें बखेरता हुआ रुखसती की इजाजत चाह रहा था। खिजा अपने जोबन पे थी, सो हर मंजर उदासी की लपेट में था। दरख्तों के पत्तों से जुदाई किसी अलम का शाखसाना महसूस होती थी। रास्तों पे कदमों तले कुचलते जर्द बेरोनक पत्ते बहार के मुंतजिर थे और किस्मत के इस खेल पे नुहाए किना थे, लेकिन पुर उम्मीद थे। जवाल के बाद अरूज की आस लगाए बैठे थे। जर्दी से सब्जे का लिबादा ओढ़ने को तैयार वक्त की रफ्तार गिन रहे थे। उन्हें उदास और जर्द माइल लम्हे में हाजिम घर में दाखिल हुए। कायनात के बदलते रंग शायद उनके वजूद पे भी असर अंदाज होने लगे थे। तब ही तो दिल किसी अनहोनी के ख्याल से फिर फरा रहा था। दिमाग में कोई वहम कुल बुला रहा था। वो सहन में चंद कदम ही आगे बढ़े कि शनासाई आवाज रूठे होंठों पे मुस्कुराहट के गुल खिला गई।
वो नाराज थी तो हर मंजर रूठा हुआ था। घर के दरो दीवार अनजान लग रहे थे और अब एक मुस्कुराहट से उन्हें सारा घर महकता महसूस हो रहा था। अपने इर्द गिर्द कई खुशनुमा बेलों को जवान होता देख रहे थे। उसी खुशकुन हसार में लिपटे वो किचन के दरवाजे तक आए। किंजा का रुख चूल्हे की जानिब था और चाय की महक से उन्हें उसकी मसरूफियत का अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी थी। इससे कुछ फासले पे इज्जत खड़ी थी। सुर्ख रंग का लिबास पहने खिजा के बाग में गुलाब का फूल लग रही थी। बाल पुष्ट पे बिखरे हुए जिन्हें इन चंद लम्हों में वो कई बार सर हिलाकर झटक चुकी थी। जिस तेजी से वो बातें कर रही थी उतनी ही तेजी से उसके हाथ भी चल रहे थे, लेकिन पुष्ट होने के बायस वो क्या कर रही थी ये मालूम नहीं हो सका। इन दोनों की बातें पहले की तरह जारी थी और जब वो दोनों इकट्ठे होती तो अक्सर इर्द गिर्द से बेनियाज ही रहती थी। तुम्हें कितनी बार कहा है हाजिम भाई से शादी के इरादे मालूम करो, लेकिन तुम तो ठुस होकर बैठी रहती हो। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि अपना नाम सुनकर खामोश हो गए। तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? किंजा के लहजे में चंद लम्हे पहले वाली खनक नहीं थी। उन्हें फौरन से चंद दिन पहले वाली अपनी और उसकी गुफ्तगू याद आई। मुझे तो जैसे बता देंगे। वो शायद मुड़ने लगी थी, तब ही वो फौरन से दीवार की ओट में हुए। यह हरकत कुछ अजीब थी, लेकिन उस वक्त वो इन दोनों की बातों में मुखल नहीं होना चाहते थे। तुम्हें ही तो सब कुछ बताते हैं। वो किंजा के लहजे को ठीक पहचाने थे, लेकिन उसके साथ खड़ी पागल लड़की कुछ नहीं समझती थी। बताते होंगे, लेकिन शादी की बात पे हाथ नहीं आते। वो बिना देखे जानते थे कि इस वक्त उसके चेहरे पे गसीले तासुरात होंगे। तुम्हें उनकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? छोड़ दो, जब उन्होंने करनी होगी कर लेंगे। वो शायद इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रही थी। तुम वाकई उनकी सगी बहन हो ना? कोई शक है क्या? तो फिर तुम्हें इनके बालों में सफेदी झांकती नजर नहीं आती? उसके पुर यकीन लहजे पे वो चौंक कर दीवार में लगे शीशे की जानिब देखने लगे। कान के करीब बालों में हल्की सी सफेदी नजर आ रही थी। उसके इस कदर गहरे मुआसने पे वो मुस्कुरा दिए। उसे सफेदी नहीं कहते, ऐसे तो कई बाल मेरे तुम्हारे भी होंगे। वैसे भी अभी अभी उनकी उम्र ही क्या है? किंजा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, तब ही फौरन से वकालत पे उतरी। 28 साल और कुछ वक्त गुजरा तो 30 के हो जाएंगे। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्मी से बात करो। साफ महसूस हो रहा था किंजा अब मौजू से जान छुड़ाना चाहती है। इतने उदास दिन हैं, सोचती हूँ हाजिम भाई की शादी ही कर देते हैं। कम अज कम कुछ रौनक मेला हो जाएगा, बाजार के चक्कर लगेंगे, नए कपड़े बनाएंगे। लेकिन तुम हमेशा से बुरी रूह ही रहना। हाँ, तुम्हारे सोचने से ही तो सब होगा। तुम्हारी अपनी हरकतें दादी अम्मा वाली हैं और मुझे कहती हो बुड्ढी। उनकी हमेशा की तरह नोक झोंक शुरू हो चुकी थी, सो अब खड़ा रहना बेमकसद था। मैं तो अक्सर खाला से बात करने का सोचती हूँ, लेकिन फिर डर लगता है कहीं अफशीन नामी बुला हम पे मुसल्लत ना हो जाए। मेरे तो सारे अरमान पानी में बह जाएंगे। वो आगे बढ़ते हुए फिर से रुके। तुम्हें अफशीन से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई बात हुई है? इस बार आवाज कदरे पुरजोश थी। भाई की जिंदगी में अफशीन कभी नहीं आएगी इज्जत, कभी भी नहीं। वो किचन से निकली और उसी लम्हे उन पे निगाह पड़ी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि अफशीन के आने और ना आने का फैसला तुम पे मुनहसिर है इज्जत। वो वापस मुड़कर बोली। मुझ पे कैसे? वो भी उसके पीछे बाहर आई और उन्हें देखकर चुप हो गई। उस लम्हे अजीब सी सूरत हाल बन गई थी। उन्हें अपना वजूद और हरकत मुज़हिका खेज लग रही थी। दोनों की आंखों में हद दर्जा हैरानी थी। मैं बस अभी आया हूँ, वजाहत और मुस्कुराहट से खुफत कम करने की कोशिश की। चलिए, अच्छा हुआ आप आ गए। आज बहुत सारी खबरें आपकी मुंतजिर हैं। किंजा ने फौरन से जवाब देते हुए उस अजीब सी सूरत हाल को बदलना चाहा। अच्छा, मुझे भी तो कुछ पता चले। उन्होंने अपने चेहरे के तासुरात बदलने की कोशिश की। मैं चाय लाती हूँ, तब तक इज्जत आपको तफसील बताती है। वो सारा मलबा इज्जत पे डालते हुए आराम से खिसक गई। अब तुम भी बताओगी या किसी और के पास भेज दोगी? उसकी आवारा लिटों से नजरें चुराते हुए रुख उसकी जानिब किया। मुझे जॉब मिल गई है। उसका अंदाज आम सा था, लेकिन मुकाबले के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। जॉब? कौन सी और क्यों? वो इस कदर हैरान हुए कि चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोले भी तो सिर्फ चंद अल्फाज। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इससे क्या कहें।
ہمیں ضرورت تھی حازم بھائی، اور روزمرہ دوسروں کو تنگ کرنے سے بہتر نہیں کہ میں اپنی تعلیم کو استعمال میں لاؤں۔ آج نہیں تو کل مجھے جاب کرنی تھی، اور میری خوش قسمتی دیکھیے کہ آغاز ہی کس قدر شاندار ہوا ہے۔ وہ اپنی رو میں سب بتاتے ہوئے ان کے چہرے کے خوشنما تاثرات کو ڈھلتا دیکھ نہیں پائی۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ کتنی ہی دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے کلائی میں بندھی گھڑی سے کھیل رہے تھے۔ تو تنگ آ کر خاموشی کی وجہ پوچھ بیٹھی۔ میں کیا کہوں عزت، تم نے مجھے دوسروں میں شمار کر کے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں میں تمہیں اور خالہ کو شمار کرتا آیا ہوں، لیکن یہ حق جتانے سے پہلے میں تمہاری رائے جاننا ہی بھول گیا۔ تمہارے لیے تو میں صرف دوسرا ہوں۔ ان کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا انہیں اس کی بات سے کس قدر دکھ ہوا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے حازم بھائی، بچپن سے آج تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں، میں نے کبھی آپ کو غیر تصور نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج اپنی خوشی بانٹنے کے لیے میں اور امی فوراً یہاں کیوں آتے؟ وہ ان کے قریب ہوئی۔ ان کا دکھی لہجہ اور انداز اسے پشیمان کر گیا۔ بچپن سے آج تک اس کی زندگی میں ان کا ایک مقام تھا، وہ ہمیشہ خود ان کے دائرے میں قید محسوس کرتی تھی۔ ہر بچے کا خود سے بڑا کوئی انسان آئیڈیل ہوتا ہے، اس جیسا بننا چاہتا تھا، اس کی سننا اور ماننا چاہتا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد کسی بھنورے کی طرح گردش کرتا رہنا چاہتا ہے۔ اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے انہیں اپنے قریب دیکھا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا، اپنی جیب خرچ سے اسے کھلونے دلانا، اس کے تھک جانے پہ اسکول کا بیگ اٹھا لینا، ہر اچھی چیز اسے دے دینا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا کا محور وہ بنتے گئے۔ بچپن کی سیڑھی پھلانگ کر نوجوانی کی چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی تو اس کا آئیڈیل صرف وہ تھے۔ وہ ان جیسا بننا چاہتی تھی، ان کے جیسا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا چاہتی تھی۔ اسے یاد تھا گرمی کی لمبی لمبی دوپہروں میں ان کی چرائی گئی کاپی سامنے رکھے لکھائی کی نقل کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے ان جیسا اچھا لکھنا تھا۔ ان کے محلے میں جو چند ایک دوست تھے وہ انہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، اور کئی سالوں سے اس کا پاگل پن جاری رہا تھا۔ اس سب کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ افشین کو بھی اپنا دوست سمجھتی، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی، نفرت، الجھن دیکھی تھی۔ حازم بھائی کے ساتھ سے کسی کو جلن ہوئی تو وہ افشین نعیم تھی، کسی نے اسے انہیں چھپنے کی کوشش کی تھی تو وہ کوئی نہیں، افشین ہی تھی۔ وہ اسی مقام پہ آ کے ان کے سالوں کے ساتھ میں ایک ہلکی سی لکیر پیدا ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہر ناراضی دور کر دیتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بار وہ پیچھے ہٹتی گئی۔ وہ منتظر تھی کہ اس بار وہ خود سمجھیں گے، آگے بڑھیں گے اور یہ فاصلہ مٹائیں گے۔ یہ انتظار طویل ہوا تو اس کے محور میں بہت سے نئے لوگ داخل ہوئے، یا شاید وہ کسی دوسرے کے دائرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کی ہر بات ہمیشہ سے ان سے شروع ہو کر ان پہ ختم ہوتی آئی تھی، اور اب اس کی بات پہ ان کا افسردہ ہونا بھی اسے بری طرح دکھی کر گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ان کے چہرے پہ چھائی دکھ کی ہر لکیر اپنے ہاتھ سے مٹا دیتی۔ وہ ان کے بالکل قریب کھڑی ان کی کلائی پہ اپنا ہاتھ جمائے ان کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی، شاید سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں اس کیفیت سے کیسے نکالے۔ حازم بھائی، آپ مجھے اس طرح بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ان کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلاتے ہوئے وہ انہیں چند سال پہلے والی عزت لگی۔ تو کس طرح اچھا لگتا ہوں؟ اس کا قرب تھا یا لمس کی حدت؟ وہ اس وقت یہ بھول گئے۔ ان سے چند قدموں کے فاصلے پہ کچن ہے جہاں ان کی بہن کھڑی ہے، اور چند گز کے فاصلے پہ ماں موجود ہے۔ انہیں یاد تھا تو بس یہ کہ وہ ان کے سامنے تھی۔ وہ ارد گرد کو بھول بیٹھے تھے۔ اس قیمتی لمحے کے ہی تو وہ منتظر تھے کہ وہ خود ان کے قریب قرب کی تمنائی ہو، اس کی آنکھوں میں چاہ نظر آئے، اور آج ہی تو وہ پرسعید لمحہ تھا۔ وہ ان کی کلائی پہ ہاتھ رکھے سنہری آنکھوں سے اس لمحے کو پرسحر کر رہی تھی۔ بتاؤ نا عزت، کس طرح اچھا لگتا ہوں؟ اس کی خاموشی انہیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، تب ہی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دباؤ ڈالتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ وہ اس کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتے تھے، اپنے متعلق اور اپنی باتیں سننے کی چاہ میں بے حال ہو رہے تھے۔ وہ اپنے جذبات کی لے میں اس قدر بہہ گئے کہ سنہری آنکھوں میں جنم لیتا خوف دیکھ ہی نہیں پائے۔
वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस डर से दिल के दरिया पे बंद बांधे हुए थे, वो डर हकीकत का रूप धार सकता था। वो इज्जत की निगाहों में अपना अक्स शफाफ देखने की खातिर सालों का बिन बास काट चुके थे, लेकिन इस लम्हे ये भूल गए कि उनके हाथों का दबाव और अंदाज शिद्दत सामने खड़ी लड़की की सुनहरी आंखों में नन्हे नन्हे कतरे पैदा कर रही है। हाजिम भाई, उसके होंठ फिरफिरा रहे थे। वो ऊंची आवाज में बोलना चाहती थी। उनका अंदाज उसे डरा रहा है, लेकिन आवाज हलक के गुंबद में टुकरा के रह गई। हाँ इज्जत, बोलो, तुम डर क्यों रही हो? बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं कैसा अच्छा लगता हूँ। उनकी निगाहें जैसे उसके होंठों पे ही अटकी थी। तब ही तो लरसते होंठों से अपने नाम की निकलती पुकार जान गए। उन्हें अपने नाम के बाद मनपसंद इजहार की तवक्का थी, सो हाथ उसके कंधों को थाम चुके थे। वो इस अंदाज से उसके करीब हो रहे थे कि उस पे छाते जा रहे थे, और उसका कौमनी सा वजूद उनके वजूद की गहराई में चुभता जा रहा था। उन्हें अपने नाम के बाद मनपसंद इजहार की तवक्का थी, सो हाथ उसके कंधों को थाम चुके थे। वो इस अंदाज से उसके करीब हो रहे थे कि उस पे छाते जा रहे थे, और उसका कामनी सा वजूद उनके वजूद की गहराई में छुपता जा रहा था। हाजिम भाई, अब की बार आवाज कहीं अंदर ही दम तोड़ गई, लेकिन वो अब भी अपने नाम की पुकार जान गए। इज्जत, चुप मत रहो, मैं कह रहा हूँ, बोलो। तो कुछ कह क्यों नहीं रही हो? उन्होंने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। उनके अंदाज में शिद्दत और बेबसी बायक वक्त नुमाया हो रही थी। मुझे डर लग रहा है। वो बोली भी तो क्या? वो चंद सानिये के लिए हैरान हुए। वो क्या सुनने के तमन्नाई थे, और वो क्या कह रही थी? उसे डर लग रहा था। ना जाने कितने लम्हे बाद डर का लफ्ज उनके दिमाग में अपने सही वजूद के साथ पहुंचा, तो उन्हें लफ्ज की संगीनी का एहसास हुआ। उन्होंने जज्बात की खिड़की में होश का सुराख करते हुए सामने का मंजर देखा, तो वो वजूद हिल गया। उनके दोनों हाथों की गिरफ्त में वो फिरफिरा रही थी। वो आंखें जिन्हें फुर्सत से देखने की तमन्ना थी, उस पल बरस रही थी। उसका वजूद कपकपा रहा था, और आंखों में नाफहम सा कोई तासुर था। भाई, वो न जाने कितने लम्हे उसे अपने हसार में कैद रखते कि किंजा की आवाज ने रही सही मदहोशी भी खत्म कर दी। उनके हाथों की गिरफ्त जैसे ही ढीली हुई, वो मछली की तरह तरप कर दूर हटी। उस लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठे हैं। सालों का सब्र लम्हे की लर्जिश खा गई थी। वो उनसे काफी फासले पे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के बदलते रंग वो देख पा रहे थे, और ये तब्दीली तकलीफ दे थी। इज्जत, मेरी बात सुनो। वो तब्दीली के डर से दोबारा उसे वजाहत देने को आगे बढ़े, लेकिन जितनी शिद्दत से वो आगे बढ़े, वो उतनी ही शिद्दत से मजीद चंद कदम पीछे हुई थी। इज्जत, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। उनके अंदाज में बेबसी थी। तुम अभी जाओ यहाँ से, किंजा ने उन्हें मजबूती से पकड़ते हुए इज्जत से कहा। वो अब किंजा की बातों के मतलब समझ रही थी, जो कितने ही दिनों से वो मुसलसल कर रही थी। उनके दरमियान कितनी ही लामैनी बातें हुई थी, सो वो अक्सर बातों की गहराई में नहीं जाती थी, लेकिन उस लम्हे वो सब कुछ समझ गई थी। तुम सब जानती थी ना, तुम्हें इस सब का मालूम था ना। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि चंद लम्हे पहले का मंजर हकीकत था। दूसरा सर को मुसलसल इनकार में हिला रही थी। अपने दोनों हाथ होंठों पर टिकाए सिसकियों को दबाने की कोशिश करते हुए इज्जत वहां से भाग निकली थी। ये क्या हो गया किंजा? अब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठे हैं। भाई, अभी आप भी जाएं यहाँ से, हम बाद में इस पे बात करते हैं। अम्मी या खाला के आने से पहले वो उन्हें यहाँ से भेजना चाहती थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था किंजा, तुम उसे समझाना कि मैं उसे। भाई, खामोश रहें और जाएं यहाँ से। हाजिम शफीक उस लम्हे काबिले रहम था, और रहम का जज्बा कुदरत ने कूट कूट कर बहनों में डाल रखा है। तब ही तो वो उसे यहाँ से जाने का कह रही थी, क्योंकि वो उसकी ये हालत देख नहीं पा रही थी। किसी भी मुश्किल में हारने वाला हाजिम एक लड़की के लिए बेहाल हो रहा था, और किंजा ये नहीं सह पा रही थी। हाजिम शफीक सहन के वस्त में अपनी मोहब्बत की दास्तान खोल बैठे थे, और अब दास्तान की किताब उठाकर वापस पलटना दुश्वार हो चला था। कारजार इश्क में सब लुट चुका था। कदम उठने से इनकारी थे, लेकिन वापसी तय थी।